अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हुसैन और ये है रेड जोन फाइल्स ईद का स्पेशल शो। आज के शो में हम वो वाली बातें करेंगे जिनसे आपकी ईद ज़्यादा मीठी हो। लेकिन जो आज मेरे मेहमान हैं उनका मैं तारुफ पहले करा लूँ तो फिर आपके जहन में शायद सवाल ये ज़रूर पैदा होगा कि जब ये वाले मेहमान आते हैं तो अच्छी खबर कम ही देते हैं। 3 माहिर मईशत मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब खुर्रम हुसैन साहब मायनाज जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। जनाब मेहताब हैदर साहब बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं और तज्ज़िया भी करते हैं। और डॉक्टर खाकान नजीब साहब कॉलमिस्ट भी हैं और माहिर मईशत हैं। और आप तीनों जो हैं, क्योंकि आज ईद का दिन है और लोग बड़ी अच्छे मूड में हैं, तो मैं आज हमारा जो चैलेंज है, हमारा जो स्ट्रगल है आप तीनों के साथ, वो ये है कि हम उनकी ईद मज़ीद ख़राब ना करें, बल्कि इस तरीके से बात करें कि लोग खुश हों। अच्छा, वो करने के लिए मैं को रूल्स ऑफ द गेम सेट करने जा रहा हूं आप तीनों के साथ, क्योंकि आप तीनों बहुत ही जो है वो पाए के एक्सपर्ट्स हैं। तो हमें थोड़ा सा आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उसके गिर्द एक रस्सी बांधनी पड़ेगी। तो उसमें उसका जो रूल्स ऑफ द गेम ये है कि आपने ये वाले जो टर्म्स हैं इनको आज इस्तेमाल नहीं करना है, इसके बगैर लोगों से बात करनी है। फिस्कल पॉलिसी, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, ईयर ऑन ईयर। ये ईयर ऑन ईयर जो है ना मेरा फेवरेट, जैसे ईयर ऑन ईयर आता है तो मुझे पता चल जाता है कि इकोनॉमिक रिपोर्टिंग हो रही है। तरसीलात ज़र, शरह सूद, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दिस इज गोइंग टू बी अ टफ वन। आजकल ये फैशनेबल टर्म है, इसके बगैर लेट्स सी कि हम कैसे बात कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और जीडीपी ग्रोथ रेट, आईएमएफ का जिक्र कर लें, महंगाई का जिक्र भी कर लेंगे और सोलर का जिक्र भी कर सकते हैं, क्योंकि सोलर का इशू भी बड़ा सीरियस बना हुआ है। जरा हम बाद में बात करते हैं, लेकिन हम शुरू करते हैं। पहले खुर्रम, मैं आपसे शुरू करता हूँ। ईद के दिन आपको लोग मिलने आते हैं, आप लोगों को मिलने जाते हैं, तो व्हेन दे सी यू, वो इस ईद के दिन भी इस तरह के सवाल पूछते हैं कि खुर्रम बताएं यार ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्या इशू चल रहा है। बाय द वे मुझे अलाउड है ये टर्म्स यूज करना। तो ईद, और आपको कहना पड़ता है कि यार ईद के दिन तो मेरी जान छोड़ दें। हाँ, काफी दफा कहना पड़ता है फहद। लेकिन आजकल जो इन सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ लोगों को, लोग पूछते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या तमाम और चीजों के बारे में, कहता हूँ सब तो ठीक है, आपको प्रॉब्लम किस चीज की है, ठीक है। और वापस जो मुझे उसमें मिलने में मिलता है, लोग हैरानी का इजहार करते हैं, कैसे कह सकते हैं आपके सब ठीक है। हाँ। चारों तरफ तो महंगाई फैली हुई है, ये हुआ, और वहां से फिर आगे गुफ्तगू शुरू होती है। अच्छा, बेसिक बात यहाँ फाद एक ये है कि दो मईशतें एक लिहाज से हमें नजर आती है। एक वो वाली मईशत है जो हुक्मरानों को नजर आ रही होती है, और उसके बारे में बात करने के लिए अल्फाजों की जरूरत है जो आपने पाबंद कर दिया हमें करने से, इस्तेमाल करने से। ठीक। लेकिन दूसरी और मईशत है जो आपके व्यूअर्स को नजर आ रही होगी, जो घर पे बैठे हुए देख रहे हैं। और ये बेशक होएगी तो एक ही मईशत, लेकिन जो इतना इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है कि इन अ सेंस आप ये कह सकते हैं कि दोनों को एक चीज नहीं नजर आ रही। तो पुरानों को तो नजर आ रहा है कि सब बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन आपके घर में जो लोग अभी व्यूअर्स आपके जो घर में बैठे हुए देख रहे हैं, उनको ये चीज महसूस नहीं होती अपनी जिंदगी में। ये डिस्कनेक्ट जो है, मैं नॉर्मली अब अपनी जो भी डे टू डे इंटरेक्शंस होती हैं इसके साथ मैं खेलता हूँ। अच्छा, ये जो डिस्कनेक्ट है, मेहताब साहब, आप बड़ी स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग करते हैं। आपकी जब बायलाइन छपती है तो मतलब मेरे लिए तो लाजिम है कि मैंने वो स्टोरी पढ़नी है। और वो जब बायलाइन छपती है तो मेरे ख्याल में वजारत ख़जाना में और प्राइवेटाइजेशन कमीशन में और FBR में जो है वो एक थलथली ज़रूर मचती है कि यार देखो आज मेहताब ने क्या लिख दिया। वो सब जो है वो लोगों का आप सुबह सुबह इन मिनिस्ट्री में मूड ख़राब करते हैं आप जब आपकी बायलाइन छपती है। लेकिन मसला ये है कि लोग जब आप ईद में मिलने जाते हैं और आपको लोग मिलने आते हैं तो लोग आपसे उन तफसीली पॉलिसीज पे तो नहीं बात करते होंगे। वो क्या कहते हैं कि मेहताब साहब आप बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं लेकिन हमारा तो बुरा हाल है। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो हैं, जो आपने ये कदगने लगाई हैं आप वैसे ही एडिटर लेवल का स्टफ़ हैं। मसलन आपने दी नेशन अखबार में एडिटर रहे। आप जब दी नेशन छोड़ के गए तो उसके बाद मैंने दी नेशन ज्वाइन किया। उसके बाद आप दी न्यूज़ भी आए, और वो हुआ ये कि जब आप दी न्यूज़ के एडिटर थे तो मुझे याद है कि दी न्यूज़ का जो फ्रंट पेज होता था उस पे स्पोर्ट्स की और इकॉनमी की खबरें फ्रंट पेज पे डिस्प्ले के साथ छपती थी। लेकिन हुआ ये कि आप दी न्यूज़ छोड़ के गए तो मैंने दी न्यूज़ ज्वाइन कर लिया।
अच्छा। तो आप चूंकि हैं ही एडिटर लेवल का स्टाफ, तो आपने कदगने जो हैं वो लगा दी हैं, और ये बुनियादी तौर पे बड़ा चैलेंज है कि इनको सामने रखते हुए हमने करनी है। अच्छा, जब लोग ईद पे मिलने के लिए आते हैं तो अक्सर लोग तो मुझे ये कहते हैं कि जो बातें आप करते हैं उनकी हमें समझ नहीं आती। अच्छा, आप वो बातें किया करें, ये आप तीनों सुनते होंगे मेरे ख्याल में बातें। जी बिल्कुल। तो वो कहते हैं जी आप ऐसे बातें किया करें जिनकी हमें समझ आए। और वो बातें क्या हैं उनकी बातें ये हैं कि यार आज से 5 या 6 इयर्स बैक मुशर्रफ साहब के ज़माने में तक, या उसके बाद भी थोड़ा अरसा, वो कहते हैं कि हमारी जिंदगियों के अंदर बेहतरी थी, हम बड़े खुशहाल थे, चाहे वो प्रॉपर्टी सेक्टर की वजह से हो या आपका स्टॉक एक्सचेंज हो या किसी भी वजह से हो। 1-2 सेक्टर्स पाकिस्तान में आपको पता है कि उन्होंने पिछले 15-20 साल में ये बूमिंग सेक्टर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी थी। ये जब से आप, चूंकि आपको जमहूरियत का भी बड़ा शौक है, तो ये जमहूरियत जब से आई है और ये बारी बारी इन्होंने चेंज करना शुरू किया है, और फिर मैं उसको डिबेट को पॉलिटिकल साइड पे लेके नहीं जाना चाहता, लेकिन वो कहते हैं कि ये पिछले कम से कम 10 इयर्स में हमारी जिंदगियों में, खासकर 2016-17 के बाद, बेहतरी आने के बजाय तनज़ली आनी शुरू हो गई है। अब दोबारा से जब हमने कहते हैं कि नहीं थोड़ी सी बेहतरी आनी शुरू हो गई है, वो कहते हैं कि जी आपके फिगर्स में तो ये बेहतरी आ रही होगी, हमारी जेबों के अंदर वो बेहतरी ट्रांसलेट नहीं हो रही। तो बुनियादी तौर पे इस टाइम हुकूमत के अपनी मंत्रा या जो इकोनॉमिक फिगर्स हैं उनको आप एक साइड पे रख दें, लोगों की जिंदगियों के अंदर वो जो इत्मीनान और बेहतरी थी वो शायद ट्रांसलेट नहीं हो रही। और मुझे खतरा क्या है? मुझे खतरा ये है, मैं लोगों की ईद नहीं खराब करना चाहता, कि ये 3 साल के बाद जब IMF का प्रोग्राम खत्म होगा तो जहां से हमने शुरू किया है, मुझे खतरा ये है कि हम वहीं पे कहीं खड़े ना हो। उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं, उस पर अगर आप डिबेट बाद में लेके जाना उसमें आते बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर खक्कान देखें ना, अब ये जो मेहताब बात कर रहे थे और खुरम ने भी बात की है कि लोग तो यही पूछ रहे हैं कि अच्छा यार आपने बड़ा ज़बरदस्त खक्कान साहब कॉलम लिख दिया, मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि ये फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। मैं जाता हूँ, मैं शॉपिंग कर रहे हैं या जो भी है, तो मेरा तो बुरा हाल है, मेरी तो जो जितनी मेरी आमदनी थी उसमें मैं जितना जो कुछ खरीद सकता था वो मैं उतना नहीं कर सकता। तो फिर आप उनको लॉजिक देंगे कि नहीं देखें असल में उन्होंने ये IMF ने ये कहा तो फिर फलानी पॉलिसी हुई तो उसके तहत फिर हमारा ये जो है वो बेहतरी हो गई। आगे से क्या जवाब मिलता है आपको? हाउ डू यू एक्सप्लेन इट टू देम? सो फहद भाई, जब मैं लोगों को एक्सप्लेन करता हूं तो मैं उनसे मेडिकल टर्म्स यूज करता हूं तो वो आसानी से समझते हैं। इसका क्या मतलब है? आज से साल डेढ़ पहले जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी वो एक ICU की इकोनॉमी थी, जिसका मतलब था कि खतरात ऐसे थे कि हम मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में थे। अब मैं टर्म्स यूज किए बगैर वो खतरात एक्सप्लेन कर, हाँ ये चैलेंज है ना असल में। हाँ, कि हमारे पास डॉलर बहुत कम थे और हमें पेमेंट्स करनी थी, तो ये बहुत बड़ा खतरा था। हाँ। उसके लिए जब भी ये चैलेंज आता है कि डॉलर, वी रन आउट ऑफ डॉलर्स, तो हम IMF के पास जाते हैं। IMF किसका डॉक्टर है? IMF तो ICU का डॉक्टर है। सो मैं सर्जन के पास नहीं गया, मैं गया हूं ICU के डॉक्टर के पास। अब आप लोग समझें कि इकोनॉमी कितनी डिस्ट्रेस में थी, या ह्यूमन बॉडी कितनी डिस्ट्रेस में होती है जब वी शिफ्ट यू टू द ICU। तो हम ICU के डॉक्टर के पास गए। अब ICU के डॉक्टर का काम बड़ा सादा है, वो कह रहा है कि आपकी ग़िज़ा ठीक नहीं है, उसको ठीक करें, और जो आप निकाल रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, उसको भी ठीक करें। सो आपके खर्चे और आपकी जो आमदन है उसका तवाज़ुन वो पैदा करने की कोशिश करता है। तो वो डिफिकल्ट होता है बिकॉज ग़िज़ा बहुत ठीक करनी पड़ती है, बहुत से कुछ आपको देना पड़ता है, बहुत से टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, इसी तरह आपको कुछ एक्सपेंडिचर घटाने पड़ते हैं। सो जब ये फ़र्क वो कम करना शुरू करता है तो लोगों को तकलीफ होती है। फिर वो ये करता है कि आप अपना खर्चा जाती तौर पे कम कर दें, आप पे आ जाता है। वो कहता है फहद भाई खर्चा कम करें, गाड़ी मत खरीदें। गाड़ी खरीदते हैं, बाहर से हमें इंपोर्ट की पेमेंट करने पड़ती है, डॉलर नहीं है, तो आप गाड़ी मत खरीदें। अब उसके लिए क्या करता है? वो कहता है गाड़ी खरीदने के लिए मैं इतना महंगी कर दूंगा, क्या महंगा कर दूंगा कि फहद बोरो नहीं कर पाएंगे। तो जब फहद बोरो नहीं कर पाएंगे वो गाड़ी नहीं खरीदेंगे, जब वो गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो इंपोर्ट नहीं होगी, तो डॉलर मेरे बच जाएंगे। वो डॉलर बचाता है। तीसरी चीज वो ये कहता है कि अगर आपका डॉलर और उसकी जो पैरिटी है उसको आप खोलने दें, चीजें और महंगी हो जाएंगी इंपोर्ट की, आप इंपोर्ट नहीं करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली हमने इकोनॉमी के साथ पिछले 1.5 साल में ये 3 लीवर्स इस्तेमाल करके
उसको आईसीयू से निकाल कर, सो हियर्स द गुड न्यूज़ फॉर द पीपल, आईसीयू से निकाल कर उसको हम सर्जरी की टेबल पर ले आए हैं। खुरम, गवर्नमेंट कह रही है हमने कमाल कर दिया इकोनॉमी में। हर रोज आप सुन रहे हैं वजीर आके कह रहे हैं कि जबरदस्त हमारी जो है ये सक्सेस हुई है। मुझे एक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला, आम आदमी, जो ये कहे कि वाह जी वाह कमाल हो गया, मेरी तो जिंदगी बदल गई है। नहीं, कोई ऐसा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट भी ठीक है और आम आदमी भी ठीक है, तो ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है इसको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दोनों सही बात कह रहे हैं, ठीक है। हुआ यह है कि पिछले 3 सालों में एक महंगाई की ऐसी लहर आई थी जिसकी मिसाल हमारी तारीख में नहीं मिलती कभी। कोई मार्च और मई के महीने में 2021 में ये शुरू हुई थी और मई के महीना 2023 में जाके ये अपनी सतह पे पहुंची, बिल्कुल पीक पे। और वहां से मई 2023 से लेके ये कोई लगभग अगस्त 2024 तक फिर नीचे की तरफ आती गई और अब बिल्कुल बुझ चुकी है वो वाली आग। लेकिन बुझा तो गई है, लेकिन आने में और जाने में ये जो आग थी जो 3 साल ऐसे जली है जिसकी मिसाल हमारी पूरी तारीख में नहीं मिलती। ये मैं खामखा में नहीं कह रहा, वाकई में डेटा ड्रिवन चीज है कि 38% जो इसकी पीक थी मई 2023 में, ये आपको हमारी तारीख में कभी नहीं मिलेगी। तो इसने जो लोगों का जिसको हम लोग परचेसिंग पावर कहते हैं, जो आपकी कुव्वत खरीद है, उसको तबाह जो किया है, वो तो ठीक नहीं हुआ। आग तो बुझ गई है, लेकिन चलते चलते उस आग ने जितनी तबाही कर दी है लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड में, उसको ठीक करने में बहुत और साल लगेंगे, 3 से ज्यादा साल लगेंगे, 4-5 साल कम से कम उसी में लग जाएंगे। तो इसलिए लोगों को नहीं लग रहा कि सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि वो तो तबाही के बीच में खड़े थे अभी, कि जो चीज वो पहले अफोर्ड कर सकते थे अब उनको वो अनअफोर्डेबल लग रही है। लेकिन हुकूमत कह रही है कि देखो महंगाई की आग हमने बुझा दी है, एक जो अभी गुजर के गई, वो भी अपनी तरफ से सही कह रहे हैं। आई थिंक यही अब बात है कि अब इसको जो मर्जी हम कर लें, जो परचेसिंग पावर डिस्ट्रॉय हुआ है इस इन्फ्लेशनरी फायर में, उसको ठीक होने में बहुत साल लगेंगे। अच्छा, ये जो मामला है मेहताब, बिल्कुल ये जो एक बिल्कुल क्लियर पॉइंट है कि चलें वो जो आग लगी हुई थी वो तो बुझ गई, लेकिन उसने जो हमें झुलसा दिया है वो उस पे उसकी जो मरहम है वो होते हुए टाइम लगेगा। इन अदर वर्ड्स के लेट्स अज्यूम कि ये जो खुरम बात कर रहे थे कि वो महंगाई की आग बुझ गई है, लेकिन जो नुकसान वो कर गई है, अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे, हम ये अज्यूम करते हैं कि अगले 2-3 साल, चले मैं ये अजम्पशन करता हूं, एक बड़ी डेंजरस अजम्पशन करने जा रहा हूं मैं, कि 2029 तक 5 साल पूरी करेगी ये गवर्नमेंट। ये बहुत ही डेंजरस अजम्पशन है, लेकिन मैं करने जा रहा हूं टू हेल्प अस अंडरस्टैंड। लेट्स अज्यूम कि 2029 तक ये गवर्नमेंट इसी तरह रहती है, आईएमएफ का प्रोग्राम पूरा हो जाता है और कोई बहुत बड़ा एक्सटर्नल शॉक नहीं आता, यानी कोई जंग छिड़ गई और तेल की कीमतें जो है वो आसमान तक, वो नहीं होता। तो क्या ये जो खुरम बात कर रहे हैं कि वो आग तो बुझ गई लेकिन वो हमारा बड़ा नुकसान कर गई, पहला सवाल ये कि वो नुकसान पूरा होते होते कितना टाइम लगेगा इन दिस बेस्ट केस सिनेरियो, और वो टाइम कितना आ गया जब लोग कहे कि हाँ एक्चुअली जो मेरे हालात थे 2017 में, अब मेरे एक्चुअली उससे हालात बेहतर हैं। अभी ये देखें कि आपने 2017 का जिक्र कर दिया, मुझे इससे बड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं आपके देखने वालों के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि 2016-17 में आपकी ज़िंदगियाँ बेहतर थीं, खुशहाल थीं। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये जो लोएस्ट स्टार्टा है ना, जिसमें पाकिस्तान की कोई 30 से 40% पॉपुलेशन रहती है, उसकी 2017 में भी ऐसी हालत थी, थोड़ी सी इससे बेहतर होगी, अब ज़रा ज़्यादा बुरी हो गई है। लेकिन ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना, अब ये ज़रा टर्म में फिर मुश्किल इस्तेमाल करने लग गया हूँ, यानी वो आमदन जो मुल्क की होती है उसके असरात जो लोएस्ट 3 लोग हैं, जो लोएस्ट स्टेप पे रहते हैं, उन तक पहुँचने में बड़ा टाइम लगता है और उसकी मुतअद्दिद वजूहात है। उसमें यहाँ का जो निज़ाम की खराबियाँ हैं वो भी हैं,
लेकिन इंडिविजुअल की अपनी भी खराबियां हैं, क्योंकि अगर वो अपना होमवर्क नहीं करेगा तो वो बेनिफिट्स भी उस तक बड़े लेट पहुंचेंगे। अच्छा, बुनियादी तौर पे मेरी अजम्पशन ये है कि 2016-17 का पाकिस्तान बेहतर था आज के मुकाबले में, लेकिन मुझे अब आपके प्रोग्राम में, चूंकि आपने इकोनॉमी के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के बगैर बात मुकम्मल नहीं कर सकता। ये जो पाकिस्तान में उस टाइम पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म किया गया, जिसमें अगर आप चाहें तो मैं उन लोगों के नाम भी ले सकता हूं जिनके बारे में आजकल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई है, उनका जो एडवेंचरिज्म था, उस एडवेंचरिज्म की एक कॉस्ट थी। वो कॉस्ट पाकिस्तान के लोगों को बियर करनी पड़ेगी। अब वो मामला नहीं रहा कि जैसे मैं जब जर्नलिज्म में आया था ना 1997 में, तो लोग कहते थे यार ये इकोनॉमी की खबरें आप करते हैं, ये इस्लामाबाद से रिलेटेड हैं, मेरी जिंदगी में तो इसके असरात ही कोई नहीं है। अब भाईजान अब वक्त आ चुका है कि जो इस्लामाबाद में डिसीजन हो रहा होगा या जो आपके प्रोविंशियल कैपिटल में डिसीजन हो रहा होगा, वो आपकी जिंदगियों को इम्पैक्ट करेगा, उसके असरात आपकी जेब के ऊपर आएंगे। तो इसलिए अब, और ये टीवी चैनल्स के बारे में मैं कह दूं, वो कहते थे इकोनॉमी का प्रोग्राम करें तो रेटिंग नहीं आती। अब लोगों की जेब के ऊपर जब उसके असरात पड़ने शुरू हुए हैं और मजीद कुछ अरसा ये पढ़ते रहेंगे, तो ये जो इकोनॉमी से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, और ये हमारा चैलेंज भी है कि हम इनको सिंप्लीफाई करके लोगों को ये बताएं कि कौन कौन से काम ऐसे हो रहे हैं कि वो आपकी जेब के ऊपर असरअंदाज। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, प्रॉब्लम ये है कि ये जो IMF का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का जो डिजाइन मुझे नजर आता है, उस डिजाइन को अगर आप सामने रखें तो खतरा यही है जो मैंने स्टार्ट किया था कि 3 साल के बाद मुझे लगता ये है कि हम वहीं पे खड़े होंगे, और ये हुकूमत, ये बड़े अक्लमंद लोगों की हुकूमत है, ये पैच वर्क के बड़े माहिर हैं, ये इनकी एक्सपर्टीज ही पैच वर्क की हैं। इन्होंने पैच वर्क के तहत, चूंकि IMF का प्रोग्राम है भी जरा फ्रंट लोडेड से मुराद ये है कि जो 3 साल में काम करने चाहिए थे वो हमने पहले साल में इन्होंने करवा लिए। इतनी हैवी टैक्सेशन, जितनी टैक्सेशन लास्ट बजट में हुई है, इतनी शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। तो अब मसला ये है कि हमने आहिस्ता आहिस्ता उस इकोनॉमी के अंदर ऐसे काम करने हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन 5 साल में बेस्ट केस सिनेरियो आपको क्या नजर आ रहा है कि 2029 तक अगर वो जो मैंने एक बड़ी खतरनाक असम्पशन की है कि ये टर्म पूरा करती है और इसी तरह मामला चलते रहें, तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? जब नए इलेक्शन होंगे और नई हुकूमत आएगी, वो दोबारा IMF के पास जाएगी। ये नहीं वही साइकिल जो चल रहा है, तो जो साइकिल चल रहा है बूम बस्ट का, ये वही होगा। तो चूंकि इंटेंशन नहीं नजर आती, मुझे ये बताएं एक्सपेंडिचर साइड पे इस हुकूमत ने सिवाय वेकेंट पोस्ट को अनाउंस करने के कि वो अबॉलिश कर रहे हैं, कोई काम ऐसा किया हो कि जिससे एक्सपेंडिचर्स कम होते हुए नजर आ रहे हो? ये जो इशू है ना, नहीं नजर आए। बिल्कुल, ये जो इशू है डॉक्टर खाकान नजीब के, चलें ये तो ठीक है कि हमारा जिस कि जो आग भी बुझ गई और हम जो है वो ICU से जो है वो अब सर्जरी यूनिट में आ गए हैं, लेकिन जो डॉक्टर है, हमने उसके हवाले से भी तो कहना है कि जी अब वो डॉक्टर जो है वो उसने फौरी जान तो बचा ली, लेकिन क्या अब उस मरीज को उसी तरह सेहतियाब कर रहा है, वो दवाएं उसको दे रहे हैं, वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि वो जो उस ICU में जाने से पहले जो पीक हेल्थ में था वहां चला जाएगा, या ये है कि अब हम उस पीक हेल्थ पे नहीं आएंगे क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं वो इतने वेल क्वालिफाइड नहीं हैं? तो ये जो मेहताब बात कर रहे थे कि 3 साल खत्म हुए, फिर खुरम ये बार बार कह भी चुके हैं, खुरम इस पर लिखते भी रहे बड़े अरसे से कि वी आर गोइंग इन साइकिल्स। सरकार आती है, IMF लेती है, मजे करती है, फिर स्टेबलाइजेशन आती है, फिर इलेक्शन आ जाता है, फिर पैसे फेंकना शुरू करते हैं ताकि ग्रोथ चाहिए, और फिर वापस IMF के पास। इस बार कह भी चुके हैं वजीर खजाना साहब कि भाई अब नहीं, हम वो गलती नहीं करेंगे जिसकी आप तीनों जिसकी अब इशारा कर रहे हैं। कोई ऐसी इंडिकेशन नजर आ रही है कि इस बारी एक्चुअली वो गलती होने नहीं जा रही और वो साइकिल टूट जाए, जिसका जिक्र आप तीनों मुतअद्दिद बार कर चुके हैं? तो बात ये कि IMF आपको एक टाइम और स्पेस और जिसे कहेंगे इस्तेहकाम इकोनॉमी में दे देता है आसान लफ्जों में, और वो आपको सर्जरी की टेबल पर ले आया है। अब ये टाइम एंड स्पेस हमें 13 में भी मिली थी, 19 में भी मिली थी, और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि मैं उस पर टेबल पर था और हमने प्रोग्राम जब साइन किया, इसी तरह रिजर्व्स का बिल्डअप हुआ। सो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को याद रखते हुए यही साइकिल है। अब बेस्ट केस सिनारियो क्या है जो आप
सवाल पूछ रहे थे और उसी से अब क्या होगा। देखिए ना, बेस्ट केस सिनारियो तो ये है कि हम ये टाइम और स्पेस इस दफा जाया ना करें और लोकल डॉक्टर्स को IMF प्लस में यूज करें। यानी कि IMF ने तो ये 3 काम किए ना, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को कहा बेहतर कर लो, ठीक है कर लिया, बैरूनी संभाल लिया और रुपए की कदर को करके आपको सेटल करा दिया। अब बाकी काम आपके हाथ में है, वो क्या है? देखिए, अगर तो आप अगले 3 साल में ये काम करने के काबिल बन जाएं और अपनी कॉम्पिटेंस बिल्ड करें। आई नो कि सारी डिबेट पॉलिटिकल इकोनॉमी पे होती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आई हैव सर्व्ड विद द गवर्नमेंट्स, ऑल 3 गवर्नमेंट्स, PMLN, PPP and PTI. So ये देखकर मेरा point of view is slightly different. I don't think it's so much of the political economy which is the issue. The problem is the competence of all levels to deal with the issues that come to us. ये याद रखिए। और इसीलिए 24वां प्रोग्राम तो है, पर 24 में से बेशतर प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़े हैं। 13-16 का वाहिद प्रोग्राम है जो कंप्लीट किया है। सो पहला टास्क तो ये है कि ये प्रोग्राम स्मूथली कंप्लीट हो, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट्स होते रहें, बोर्ड अप्रूवल्स होती रहें। और अभी तक को लग रहा है, अभी तक तो ऑन ट्रैक है। सो आपने पूछा कि क्या चीज नजर आती है? ये चीज नजर आती है कि हाईएस्ट लेवल पर और ऑफ ऑल टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ये एहसास है कि बगैर फंड के हम डिफॉल्ट की तरफ चले जाते हैं। सो लेट्स नॉट डू दैट। सो दैट्स द गुड पार्ट। द सेकंड पार्ट इज कि क्या सर्जिकल, बड़ी आसान बात है। अब आपने सर्जरी करनी है, अगर आपने सोलर का इजाजत दी हुई है, एक सोलर की पॉलिसी इज अ वेरी वेरी माइनर थिंग ऑफ द इस्लाहात जो बिजली के सेक्टर में जरूरी है। अगर आपको अगले 3 साल में डाइवेस्टमेंट होती हुई, बिजली के सेक्टर की तंजीमें ना होती हुई, कॉस्ट ऑफ बिजली एफिशिएंसी सर्विस डिलीवरी बेहतर होती हुई, एनर्जी मिनिस्ट्री बनती हुई जो एक प्रोफेशनल बॉडी हो, एक रेगुलेटर बनता हुआ जो पार्किंग स्पॉट ना हो ऑफ, मतलब जो हमारे दोस्त ही हैं सारे, उनका पार्किंग स्पॉट ना हो, बट एक प्रोफेशनल बॉडी हो, और आखिर में तरसील को पहुंचाने तक लोगों की अगर आपको गुंजाइश हो। ये एक चीज है। तरसील का लफ्ज आ गया डॉक्टर साहब, मैं एक बैंड लफ्ज आ गया, बड़ी देर से मैं वेट कर रहा था, अभी तक कोई नहीं आया था, पहला आया। सो इसी तरह जो बाकी एरियाज में सर्जिकल की जरूरत है, हार्ट हो, इन्वेस्टमेंट है, पैदावारी सलाहियत है मुल्क की, चाहे वो बड़ी सिंपल एग्रीकल्चर में हो। और मैं हमेशा कहता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया के एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत को यार मैच करना है। अपना जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उसी की मैच कर लें। ठीक है, तो ये चीजें होती हुई दिखाई दें तो देन यू कैन बी बेटर। अदरवाइज वहीं खड़े होंगे कि मुश्किल में ही होंगे कि अगले प्रोग्राम में जाना है कि क्या करें। नाज़रीन, इकोनॉमी के ऊपर गुफ्तगू जारी है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च मामला है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा, अब बजट का टाइम क्यों क्या आ रहा है खुरम, और महीना 1.5 में हो सकता है, मई में या अर्ली जून में आ जाए, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट ये कह रही कि जो हम बिजली के रेट कम करने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा फील गुड फैक्टर, तो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को भी शायद ये एहसास हो रहा है ना, जो पहले जो भी आप व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट के आम आदमी कुछ और कह रहा है, गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, तो आई थिंक गवर्नमेंट को भी एहसास हो रहा है कि जो वो अपनी कामयाबी का जो एक ढोल पीट रहे हैं वो लोगों तो को किसी तरीके से लगे कि ये एक्चुअली हुई है। तो एक तो ये बिजली के रेट कम करने की बात हो रही है, लेकिन खुरम ये जो सोलर के ऊपर मामला हो गया है, ये मैं जिधर जा रहा हूँ लोग इस पर बात कर रहे हैं कि जी हमने तो पहले तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी सोलर लगवाएं, बड़ी ज़बरदस्त है, क्लीन एनर्जी है, और उस इंसेंटिव्स दिए, और फिर पाकिस्तानियों ने बड़े जो है वो जोशो खरोश से वो सोलर में इन्वेस्टमेंट कर दी। अब गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जी, आपने अगर सोलर लगा दिया है तो जो हम आपको पहले रेट दे रहे थे अब हम आपको उतने रेट नहीं देंगे, कम देंगे। यानी अगर आपने सोलर लगाया है तो आपको एक तरीके से पीनलाइज किया जा रहा है। खुरम, ये क्या मसला क्या हुआ है? इसको एक यानी ये बहुत सारे लोगों को ये एक्चुअली समझ नहीं आ रही कि ये क्या, इसको बिल्कुल आसान तरीके से आप समझा सकते हैं कि हुआ क्या है? वहां देखिए, हुआ तो एक्चुअली एक बहुत सिंपल चीज हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक सोलर पॉलिसी अनाउंस की थी कि अगर आप अपने घर की छत पे सोलर पैनल लगा के खुद बिजली पैदा करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा बिजली होगी कि आप यूज नहीं कर रहे दिन में, वो आप वापस ग्रिड में बेच देंगे। तो उसका एक उन्होंने रेट तय कर दिया था कि आपसे हम लोग इतने पैसों में खरीद लेंगे वो वाली बिजली। उस पॉलिसी के तहत कोई 2,83,000 लोगों ने अपने रूफटॉप पे लगा दिया। अब गवर्नमेंट कह रही है कि इतने ज्यादा लग गए हैं सोलर पैनल छतों पे कि वो कह रहे हैं कि अब ये एक बोझ बन गए। बोझ यानी कि गवर्नमेंट खुद कह रही है कि ये हमारे ऊपर एक बोझ बन गए और इतने पैसे हम दे नहीं सकते। तो अब आइंदा से अब जो भी हम लोग लगाएंगे, नए लोग जो लगाएंगे पैनल, वो हम लोग 27 से उनका जो पेमेंट है वो 10 रुपए कर देंगे पर यूनिट। अभी एक दो बातें हैं।
नंबर वन, ये कम करने की जो बात है ये तो गवर्नमेंट का बिल्कुल 100% राइट है, दे कैन डू इट। जो पुरानी पॉलिसी थी, हमेशा पॉलिसी को अपडेट जब किया जाता है तो चेंजेस आते हैं, और सोलर यूनिट्स की जो प्राइस है वो तो पूरी दुनिया में गिरी है तब से लेके आज तक। जो सोलर यूटिलिटी स्केल, जो यानी कि बहुत बड़े बड़े सोलर के पावर प्लांट्स लगाए गए थे 2015, 16, 17, 18, 19 उन सालों में, उनको जो आजकल रेट मिल रहा है वो कोई 50 रुपए फी यूनिट है के करीब है। कईयों का 45 है, कईयों का 50 है, कईयों का दरमियान में है। लेकिन अब जो नए सोलर पावर प्लांट लग रहे हैं उनको जो रेट मिल रहे हैं वो 10, 11, 12 रुपए पर यूनिट के मिल रहे हैं। तो ठीक है, आप हाउस होल्ड वालों को भी ये बता दें कि भाई जो लोग आए थे, हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी कि 2,83,000 लोगों ने साइन अप किया। वो कामयाबी अब वो पॉलिसी जो उसको अब हम अपडेट कर रहे हैं, और उस अपडेटिंग में हम लोग अब सोलर की प्राइस जो गिर रही है उसका फायदा हम लोग आगे देंगे कंज्यूमर को, इन द फॉर्म ऑफ कि आप सब लोग 10 रुपए में खरीदेंगे और वो फिर आगे जितने मर्जी में बिकेगी। लेकिन वो ये कह नहीं रहे गवर्नमेंट वाले, वो कह रहे हैं कि आप लोग बोझ बन गए हैं, और आप लोग, और वो बाकायदा एक कैंपेन चलाना शुरू कर दिया उन लोगों को, बाकी लोगों को बताने के लिए कि अगर आपका बिल महंगा हो गया ना तो वो इन लोगों की वजह से हुआ है, जिन लोगों ने छतों में सोलर लगा दिया। ये चीज लोगों को बड़ा तंग कर रही है, ये वाला पॉइंट। हाँ, ये हिमाकत नहीं मुझे समझ आ रही। आपकी कामयाबी है, ये तो आपकी पॉलिसी की कामयाबी है कि इतने सारे लोग आ गए, आप उनको बोझ कह रहे हैं, लेकिन जो 2,83,000 का फिगर आप दे रहे हैं, इस फिगर ने आगे चलते चलते अगले 5 सालों में 30 लाख पे जाना है भाई, इसने 40 लाख पे जाना है। क्योंकि ये पूरी दुनिया में एक सोलर की रेवोल्यूशन आ रही है जो पावर जनरेशन को कंप्लीटली चेंज कर रही है। जो पुराने रिलेशनशिप से उसी तरह की रेवोल्यूशन है जो टेलीकॉम्स में आई थी। आपको याद होगा वो वाले दिन, तो हम सबको याद है जब घर में एक टेलीफोन रखा होता था, उसको उठा के बटन दबा दबा के कॉल मिलाया करते थे हम लोग, और लैंडलाइन के जरिए बात करते थे। आज सबके हाथों में मोबाइल फोन है, एवरीबॉडी हैज वन। तो इसी तरह की एक रेवोल्यूशन अब आ रही है पावर जनरेशन में। जो पुरानी जो टेलीकॉम्स में रेवोल्यूशन आई है, उसने पूरा जो एक सिस्टम था लैंडलाइंस का, सारा चेंज हो गया, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक। हाँ, एक्सचेंजेस उसको बिल्कुल आउटडेट करके तबाह कर दिया। आप कौन इस्तेमाल करते हैं? आप खुद, मैं आप सबसे, आपके घर में जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं उनसे पूछता हूँ, आपके घर में अगर लैंडलाइन है, या लास्ट आपने कब इस्तेमाल की हो? आपने लास्ट कब कॉल की है या रिसीव की है लैंडलाइन के जरिए? आइंदा आगे वाले सालों में 5 साल बाद, 10 साल बाद, ये जो मीटर से बिजली खरीदने का सिलसिला है ये भी खत्म हो जाएगा लैंडलाइन टेलीफोन्स की तरह। और ये हमारी सरकार को समझ नहीं आ रही। तो मेहताब, ये जो बजट आने जा रहा है, हमेशा बात होती है जी रिलीफ क्या मिलेगा। अभी जो हुकूमत जो ये इतना अपना ढंडोरा पीट रही है कि हमने हालात बड़े बेहतर कर दिए हैं, तो इस बजट में रियलिस्टिकली स्पीकिंग लोग ये कह पाएंगे कि हमें रिलीफ मिला है? नेट मीटरिंग के बारे में एक बात करना चाहता हूँ जो कि मैं समझता हूँ बड़ी रेलेवेंट है। ये आम सारफ पे बोझ क्यों पड़ रहा है? उसकी बुनियादी वजह ये कैपेसिटी रीपेमेंट्स हैं। इस टाइम अगर हमारा एवरेज टैरिफ 35 रुपये 70 पैसे के लगभग है, तो उसमें 18 से 20 रुपए से ज़्यादा, 26 रुपए सॉरी, 22 से 26 रुपए कैपेसिटी रीपेमेंट्स की वजह से हैं। ये कैपेसिटी रीपेमेंट्स क्यों हैं, इसके बारे में, इसमें पाकिस्तान के आम सारफ की क्या गलती है? क्या पाकिस्तान के आम सारफ ने कहा था कि आप IPPs लगाएं और IPPs के साथ आप ऐसे एग्रीमेंट्स करें कि आप बिजली पैदा करें, हमें दें या न दें, आपको कैपेसिटी के चार्जेस मिलते रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं फिर 2016-17 पे आता हूँ, जब हम CPEC के ऊपर गए और हम ये कह रहे थे कि बिजली की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। हम हमेशा इकोनॉमिस्ट को और पॉलिसी मेकर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उनकी एजम्पशन तो ये थी कि ये CPEC के SCGs कुछ बन जाएंगी। 8 पहले तय हुई थी, फिर 4 हुई, आज 2025 में बैठे हैं, एक भी फंक्शनल नहीं है। और फिर वो जो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म शुरू हुआ, उसकी कॉस्ट के नतीजे में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने के बजाय श्रिंक हुई, तो वो बिजली जो है वो फालतू हो गई। एक बात मैं आपको बता दूं, इस टाइम जो चैलेंज है पावर सेक्टर का चैलेंज ये है
कि अगर सोलर इसी तरीके से बढ़ता रहा, अभी 4000 मेगावाट है। पाकिस्तान की जो गर्मियों में पीक पे हम बिजली इस्तेमाल करते हैं 32 से 35 हज़ार है, और विंटर में ये 9 से 12,000 मेगावाट होती है। तो अगर इस टाइम ये सोलर इसी तादाद में बढ़ता रहा तो अगले साल के अंदर अंदर ये विंटर में पाकिस्तान का जो ग्रिड है उससे बिजली खरीदने वाला कोई नहीं होगा, और लोग चले जाएंगे डिस्कनेक्शंस के ऊपर, कतारें लगी होंगी कि वो डिस्कनेक्शंस की तरफ जाएं। इसलिए ये हुकूमत की मजबूरी बन गई है कि जो ऑन ग्रिड पावर इस्तेमाल करने वाले सारिफ हैं उनके टैरिफ में कमी की जाए। हमारी डिस्कशन जारी है, अभी और भी चंद अहम मामला पे बात करनी है, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक और उसके बाद वापस आकर यहीं से मामले को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे बता नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है तो मैं डॉक्टर हगान नजीब से फिर वो बिल्कुल एक हमने क्योंकि सिंपल तरीके से शुरू किया था तो मैं एक सिंपल ही चीज़ में ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि ये तमाम तर गुफ्तगू के बाद अगेन अगर इस ईद पे जो एक दूसरे से लोग मिलेंगे वो ये कहेंगे कि अच्छा यार मुझे तो एक सिंपल सवाल का जवाब दें कि ये मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में ये पेन है, अगर ये जो जब आग लगी थी जिसका खुरम जिक्र कर रहे थे, उस आग लगने से पहले अगर ये पेन 100 रुपए का मैं 100 रुपए खर्च करता था और ये पेन लेता था और अब मुझे इसके 200 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो क्या वो वक्त आएगा कि ये पेन वापस 100 रुपए या 90 रुपए का होगा? क्या ये वक्त आ सकता है? फहद, ऐसा वक्त तो शायद नहीं आएगा, पर होना ये चाहिए कि जो कीमतों के बढ़ने की शरह है वो मेंटेन रहे इन लो सिंगल डिजिट। ये है हुकूमत का काम, और बजट भी इसी ज़िमन में आना चाहिए। बजट सबसे बड़ा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट लाता है। अगर नहीं लाएगा तो कीमतें अगले आने वाले 3 साल में उम्मीद रखते हैं कि 5 से 7% के दरमियान बढ़े। पर फहद, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक चैनल जो है वो आपका, यानी कि एक न्यूज़ आपकी सैलरी को 10 से 12% अगले 3 साल बढ़ाता रहे, तो जो आपकी इफेक्टिव कुव्वत खरीद है वो बढ़ जाए, और आपकी कीमतें चूंकि कम बढ़ी हैं, अफराते यानी कि कीमतों बढ़ने की शरह कम रही है, पर आपकी सैलरी ज्यादा बढ़ती रही है, तो फिर आप उस सतह पे जा सकें आज से चंद साल बाद कि जो आपने लूज की है पिछले 3 साल में कुव्वत खरीद, वो आप गेन कर सकें। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट वे। यानी इन अदर वर्ड्स के ये नहीं होगा कि महंगाई जिस लेवल पर है उससे, जब लोग कहते हैं महंगाई कम हो गई, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि जो 100 रुपए की चीज थी अब वो हमें 80 की मिलनी शुरू हो जाएगी। हमें हमारी जो परचेजिंग पावर है, यानी हमारी जो इनकम्स हैं वो बढ़ेंगी, तो हम उस पोजीशन में आ जाएंगे कि हमें वो महंगाई कम लगेगी। एब्सोल्युटली, आपने सही समझा। पर महंगाई के बढ़ने की शरह 20%, 25 या 30 जो एवरेज पिछले 2 साल में रही है वो ना रहे कि 29 और 24 हो, एवरेज हो 5 से 7% विद गुड पॉलिसीज इन द बजट, और जो स्टेट बैंक के अंदर आती हैं पॉलिसीज और जो एक्सटर्नल की हैं, उससे ये होगा कि महंगाई 5-7% बढ़ेगी। एक न्यूज़, फहद की तनख्वाह 10 से 12% बढ़ाएंगे, और अगर ऐसा होता रहे तो देन ओवर द इयर्स यू विल बी एबल टू रीगेन जो आपकी कुव्वत खरीद थी। ये है प्रूडेंट रिलीफ। एक रिलीफ ये जो है जो इस तबके को देनी है। दूसरी रिलीफ ये है कि जो इस वक्त टैक्सेशन का बोझ मैन्युफैक्चरिंग पे, इनकम कमाने वाले पे और नॉन सैलरीड पे है, उसको थोड़ा सा कम करना है कंपेटिटिव बनाने के लिए, और वो बोझ शिफ्ट करना है ऑन टू एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट एंड रिटेल। ये एक काम करना है बजट ने। और सबसे बढ़ के जो 5 हुकूमतें हैं पाकिस्तान में, मैं हमेशा कहता हूं एक हुकूमत नहीं है, 5 हुकूमतें पाकिस्तान में चलती हैं। जो काम करने का है फेडरल का, उसमें से 17 चीजें अगर नीचे दे देंगे, सो 300 से 600 अरब जो बचेगा उसको बचा लें, खर्च ना करें, ताकि नीचे रहे। सो आपके पास बहुत गुंजाइश है। जैसे कि मैं एक मिसाल दूं आपको, आज अमेरिका ने कहा है कि हम एजुकेशन फेडरल लेवल पे नहीं चलाएंगे। बड़ी आसान बात है, आप भी यही कह दें, छोड़ दें सारी चीज, और आप कह दें कि हाँ हम हेल्थ नहीं चलाएंगे, ज़कात, उशर, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी नहीं चलाएंगे। ये तमाम मामलात हाँ करेंगे तो जो है वो एक क्वालिटेटिव चेंज आएगा। और जो बार बार हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं वो भी पता नहीं हमें कब देखने को मिलेंगे। बात तो सारे कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जितने इंपॉर्टेंट है उतनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ ये हुई है कि आज हमने एक इकॉनमी के ऊपर हमने प्रोग्राम किया, और हमारे तीनों जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने वो जो अल्फाज जिनका हमने इस्तेमाल नहीं करना था वो एक्चुअली उन्होंने नहीं किए। तो असल एक्सपर्टीज़ हमारे आज एक्सपर्ट्स की जो है
वो ये आई है कि दे कैन एक्चुअली मैनेज टू टॉक अबाउट इकोनॉमी विदाउट यूजिंग इकोनॉमिक टर्म्स। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आप तीनों का शुक्रगुजार हूं, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।